अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने दो सवालात यानी जो हमने होमवर्क आपको दिए थे पहले उसको हमने डिस्कस किया था। वो दो सवालात कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से था मिस्टर जहीर, और दूसरा सवाल जो मैंने आपको दिया था वो था मिस्टर शाहिद के नाम से। तो ये दो सवालात मैंने आपको होमवर्क दिए थे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। मैंने आप लोगों के साथ इसको सॉल्व किया और हमने इसके अंदर तमाम मतलब एक हद तक अच्छा और अच्छी खासी हद तक हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को रिकवर किया था और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो सर आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में इन्हीं दो सवालात को मैं आगे लेके जाऊंगा। इन्हीं दो सवालात को आगे लेके जाऊंगा। सर आगे किस तरह लेके जाएंगे? आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज की क्लास के अंदर लेजर से बात होगी, जर्नल पे बात होगी। सबसे पहले हम जर्नल पे बात करेंगे कि भाई जर्नल का क्या मतलब है, जर्नल होता क्या है। फिर हम बात करेंगे लेजर्स पे, और बाकायदा एक लेजर्स का सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। सही है। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह अगर टाइम बचा फिर ट्रायल बैलेंस भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, उसको बनाएंगे। सर ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर क्या है, जर्नल क्या है, ये तमाम के तमाम इंशाल्लाह अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मेनली जो हम डिस्कस करना है जर्नल, लेजर, और अगर टाइम बचा तो ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले जर्नल। भाई ये जर्नल है क्या? आपको एक बात याद होनी चाहिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो जहीर का जो सवाल था और जो शाहिद का जो सवाल था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों से ट्रांजेक्शन बनाई थी। मैंने यहाँ पे आप लोगों से कहा था कि आप ट्रांजेक्शन बना दें, आप डेबिट और क्रेडिट बना के दे दें, आप ट्रांजेक्शन बना दें। सही है। अगर यही ट्रांजेक्शन मैं एक सुटेबल फॉर्मेट में लिख दूं, अगर यही ट्रांजेक्शन मैं एक सुटेबल फॉर्मेट में लिख दूं, सही है, तो ये फिर जर्नल कहलाया जाएगा। सिंपल एंड शॉर्ट कन्वे करता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मिस्टर जहीर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस रुपीज 90,000, और मैंने इसकी फिर ट्रांजेक्शन की दोनों साइड बना दी, डेबिट भी बना दी, क्रेडिट भी बना दी। सही है। अगर इस डेबिट और क्रेडिट को मैं एक सुटेबल फॉर्मेट के अंदर बना के लिख दूंगा तो वो फिर एक जो सुटेबल फॉर्मेट है उसका ट्रांजेक्शन हुई है उसका हम कहेंगे जर्नल। सही है। ओके सर, वो किस तरह करके बना के लिखना है, आ जाइए जरा हम अभी इसको रीड करते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए टाइप किया, इसको जरा हम रीड करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह और फर्दर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। द वर्ड जर्नल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर which means day. Therefore, journal means daily. Journal is a book of original entry containing a chronological record of transactions. Each transaction is recorded first in a journal. This record indicates the account to be debited and credited and also indicate a brief explanation of the transaction, यानी कि नरेशन। अब सर आपने तो इतना सारा हमें बता दिया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो ये लोग जर्नल है ना, जर्नल, ये फ्रेंच जबान से निकला गया है। फ्रेंच की कौन सी जबान से? जॉर। फ्रेंच का लफ्ज है जॉर। जॉर का मतलब क्या? डे, डेली, डेली डेली, रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ऑर्डरली टाइम वाइज ऑर्डर के हिसाब से, उसे हम कहते हैं जर्नल। फिर से आप नीचे फॉर्मेट देख रहे हैं ना, मैंने डेट डाला हुआ है, मैंने पार्टिकुलर्स लिखा हुआ है, मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है, मैंने डेबिट लिखा हुआ है, मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है। सही है। सपोज करते हैं कि भाई इस साल की पहली तारीख को एक क्रेडिट सेल हुई है। इस साल की पहली तारीख को एक क्रेडिट सेल हुई है। इस साल की पहली तारीख को एक क्रेडिट सेल हुई है। तो जो वो क्रेडिट सेल हुई है, क्योंकि वो सबसे पहली ट्रांजेक्शन साल की हुई थी, तो मैंने उसी को रिकॉर्ड कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया और रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, और 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए, 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए। ये एग्जैक्टली यही ट्रांजैक्शन है जो हम ऊपर बनाया करते थे, बस इसको मैंने फॉर्मेट में फिक्स करा दिया। और जब मैंने इसको फॉर्मेट में फिक्स करा दिया है उसके बाद से इसको फिर हम कहेंगे जर्नल। सही है। सर और क्लियर करें, मैं क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, जर्नल का मतलब ये है कि आप दो रोज आप अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शन को रोजमर्रा के बेसिस पे रिकॉर्ड करना। और जब आप रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग आप टाइम वाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, पहली तारीख को मैंने सेल की, मैंने सेल रिकॉर्ड करूंगा। 5वीं तारीख को मैंने सामान खरीदा था, परचेज की थी, तो वो मैं 5वीं तारीख को रिकॉर्ड करूंगा। 5वीं तारीख की ट्रांजेक्शन को मैं पहली तारीख में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, पहली तारीख की ट्रांजेक्शन को 5वीं तारीख में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? टाइम वाइज।
टाइम वाइज ऑर्डर, यानी वक्त को देखते हुए हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जो चीज पहला हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करो, जो चीज चीज थर्डली हुआ उसको थर्ड में रिकॉर्ड करो। तो पोजीशन वाइज चलो, टाइम के हिसाब से चलो, तभी इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। सही है। और ये एमसीक्यूज के अंदर भी टेस्ट होता है। अच्छा, each transaction is recorded first in the journal. This record indicates the account to be debited and credited and also include a brief explanation. फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं आप लोगों के सामने एंट्री बनाया करता था, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ, पहले ही ट्रांजेक्शन की बात कर लेता हूँ कि भाई मिस्टर जहीर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹90,000। तो कैश डेबिट हुआ 90,000 से, कैपिटल क्रेडिट हुआ 90,000 से। सही। तो जब अगर मैं देखूं तो कैश हुआ है डेबिट। कौन सा अकाउंट हेड है? कैश। क्या अकाउंट हेड है? कैश। कैश हुआ है डेबिट। और क्रेडिट क्या हुआ है? कैपिटल। कौन सा अकाउंट हेड है? कैपिटल। तो जब मैं ये जर्नल में बना रहा हूँ, तो जर्नल के पार्टिकुलर के साइड के अंदर मैं डेबिट पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं वो अकाउंट हेड लिखता हूँ जो कि डेबिट होता है। जो अकाउंट हेड डेबिट होगा उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा, और जो अकाउंट हेड क्रेडिट होगा उसको मैं बाद में लिखूंगा, और थोड़ा सा बीच में स्पेस दूंगा, उससे थोड़ा सा आगे करके लिखूंगा जिस तरह आपको नजर आ रहा है। और डेबिट में डेबिट वाली अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट वाली अमाउंट, और इन द एंड डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए। और नीचे थोड़ी सी मैं नरेशन लिख दूंगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन किस चीज के बारे में है। सही है। तो ओवरऑल ये कहलाया जाता है जर्नल। अगर मैं इन तमाम ट्रांजेक्शन जो मेरे यहाँ पे बना हुआ है इन सबको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, तो वो जर्नल वो जर्नल कहलाया जाएगा। अच्छा, तो मैंने जो यहाँ पे ये डेट डाला हुआ है, डेट यहाँ पे कौन सी डली गई? जिस जिस तारीख की ट्रांजेक्शन हुई उसी तारीख की डली गई। पार्टिकुलर्स, जो अकाउंट है डेबिट हुआ है, जो अकाउंट है क्रेडिट हुआ है, आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। डेबिट और क्रेडिट में की अमाउंट मेंशन करनी है। सर ये रेफरेंस क्या है? सर ये रेफरेंस क्या है? अब रेफरेंस अगर मैं आपको अभी थोड़ा क्लियर करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग अब ये अज्यूम कर ले कि रेफरेंस मौजूद नहीं है। रेफरेंस मौजूद नहीं है। रेफरेंस को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे जाएंगे। सही है। जब मैं आपको लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको अभी क्लियर करवाऊंगा तो शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। सही, लेकिन खैर करवा देता हूँ, मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया हुआ है और मैंने रेवेन्यू क्रेडिट किया हुआ है। मैंने ये ट्रांजेक्शन बना के लिख दी। ये ट्रांजेक्शन मैंने डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग कोड्स का इस्तेमाल करते हुए बना के लिख दी। सही है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखने से पहले मैंने छोटी सी किताब में एक बात लिखी थी कि भाई मैंने सलीम साहब को या किसी XYZ को 1 लाख तक का सामान भेजा है। 1 लाख तक का सामान बेचा है ऑन अकाउंट। वो मैंने किसी किताब पे लिखी होगी। उस किताब के कौन से पेज पे लिखी होगी, उस पेज नंबर का मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा कि भाई आप इस किताब पे चले जाए। आप बुक ए पेज 10 को रेफर करें, जो कि हमारा सेल्स डे बुक है। सही। यानी अगर मैं किसी को इस ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल देना चाहता हूं तो उसका रेफरेंस मैं कह दूंगा भाई अगर आपने इसके बारे में डिटेल जाननी है कि हमने किसको सेल किया है, तो आप बुक ए, कोई सी भी XYZ बुक है, सही, जो कि इनका सेल्स डे बुक होगा, वहां के पेज नंबर 10 में चले जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन नहीं है, नहीं क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो जर्नल का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। जर्नल के टॉपिक में कुछ नहीं करना था हमें। जर्नल के टॉपिक में हमें कुछ नहीं करना था। सर क्यों कुछ नहीं करना था? क्योंकि भाई जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बना के दी थी, जो मैंने आप लोगों को ट्रांजेक्शन समझाई थी, उसी को सर अगर हम फॉर्मेट में बना के लिख देंगे तो हमारा जर्नल बन जाएगा। सही। यही था इसके बारे में। जो मेन चीज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो है लेजर्स। सर ये लेजर क्या है? सर ये लेजर क्या है? देखिए, अब ये जो जर्नल का जो हमने अभी ये काम किया है ना, हमने एक किस्म से ये भी रिकॉर्डिंग ही की है। मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन 3 बातों पे मुश्तमिल है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। सही है। तो रिकॉर्डिंग का काम जर्नल में होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब इससे आगे समराइजेशन और क्लासिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाता है लेजर से। तो लेजर के अंदर हम क्लासिफिकेशन और समराइजेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट अकाउंट हेड्स की। सही है। वो किस तरह कर रहे होते हैं वो आपको अभी हम समझाएंगे। आ जाइए जरा रीड कर लेते हैं साथ में। द बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस are of the business
concern is finally recorded in the concern account in a summarized and classified form is called a ledger। यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुई, all the transactions which have been recorded in the journal are finally then summarized and classified in the ledger। So ledger is basically a book where all of the transactions which have been recorded in the journal are classified and summarized। सर लेजर दिखता किस तरह है? सर लेजर दिखता किस तरह है? लेजर एक टी अकाउंट की तरह दिखता है, टी अकाउंट एक टी अकाउंट की तरह लेजर दिखता है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने लेजर स्टार्ट किया है, ये थोड़ा टफ होगा मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, डर जाए। हर चीज़ टफ होगी, इसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सही। तो ये है लेजर। ये क्या है? लेजर। आप लोग मेरा कर्सर देख रहे हैं ना, माउस मूव हो रहा है, ये है लेजर। देखिए लेजर किस तरह बनता है। एक लाइन ऊपर यूं खींच दी जाती है और ये यू लाइन खींच दी जाती है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक टी बना है, अल्फाबेट टी बना है। सही है। तो आप चाहे तो आप उसको लेजर भी कह सकते हैं, आप चाहे तो उसको आप टी अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक टी अकाउंट की तरह दिखता है। लेजर हमेशा टी अकाउंट की तरह दिखता है, तो आप इसके लिए दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टी अकाउंट भी आप कह सकते हैं, आप इसको लेजर भी कह सकते हैं। तो लेजर में और क्या खास बात है, ये आप लोगों ने याद रखना है दिमाग में। लेजर हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हम अपने तमाम ट्रांजेक्शन्स को जो कि जर्नल में रिकॉर्ड हो गई है उनको फर्दर समराइज एंड क्लासिफाई कर दें। तो ये टी अकाउंट की, ये टी की तरह दिखता है, तभी इसको हम टी अकाउंट भी कह सकते हैं। ये इसका डेबिट साइड है, ये जो साइड है ना, ये साइड की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये डेबिट साइड है। और ये जो साइड है ये इसका क्रेडिट साइड है। सही। ये साइड डेबिट साइड है और ये जो साइड है ये क्रेडिट साइड है। अच्छा सर, जो ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल में रिकॉर्ड की है उनको हम लेजर में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह लेके आएंगे? सर जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड की है उन ट्रांजेक्शन्स को हम लेजर में किस तरह लाएंगे, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को यही बात बताता चलूं कि भाई मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व करवाए थे। सही है। तो मैं क्वेश्चन 2 के बेसिस पे पूरा लेजर बनाऊंगा, उसको सॉल्व करा के दिखाऊंगा और आपको उसी में से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सही है। तब आप किस तरह बनाएंगे, क्या करना है, आ जाइए। देखिए मैं आपको आप लोगों को दूसरी स्क्रीन में लेके आ गया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन 2 शाहिद, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था, ये तमाम ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, ये तमाम ट्रांजेक्शन है। अब चूंकि यही टफ सवाल था लेक्चर नंबर 3 का, तो इसी के ऊपर मैं लेजर बनाने वाला हूँ। सर लेजर किस तरह बनाएंगे, क्या करने वाले हैं, आ जाइए। मैंने आप लोगों को बताया था कि लेजर एक बेसिकली क्या है, एक टी अकाउंट है। लेजर बेसिकली क्या है, एक टी अकाउंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा यूं, और एक यूं लाइन खींच दूंगा। सही है। तो मैंने यूं लाइन खींची, आप देख रहे हैं मैंने एक यू लाइन खींच दी हूँ। अब फिर मैं एक यू लाइन खींचूंगा। तो आप देख सकते हैं एक टी बन गया। अब आ जाते हैं टॉप पे कि लिखा हुआ क्या है, शायद कमेंस अ बिजनेस, शाहिद कमेंस अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,70,000। शाहिद मालिक है, मालिक ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो कैश आया है और कैपिटल आया है, मतलब कैपिटल बढ़ा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो अकाउंट हेड्स है। अगर मैं देखूं इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट हेड्स है। आपने हमेशा याद रखना है कि जितने अकाउंट हेड्स होंगे उतने लेजर्स बनेंगे, जितने अकाउंट हेड्स होंगे उतने लेजर्स बनेंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो दो अकाउंट हेड्स है, तो फिर दो लेजर्स बनेंगे। तो आ जाइए, मैं दो लेजर्स बनाता हूँ आप लोगों के सामने। एक तो मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने कैपिटल का।
तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, सही है, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन बनाते हैं उनके अंदर जितने अकाउंट हेड्स होंगे, जितनी भी अकाउंट हेड्स होंगे उन तमाम के लेजर्स बनेंगे। जितनी भी अकाउंट हेड्स होंगे उन तमाम के लेजर्स बनेंगे। तो यहाँ पे अगर पहली ट्रांजेक्शन में देखूँ तो दो अकाउंट हेड्स है, एक कैश एक कैपिटल है, सही है। तो दो अकाउंट हेड्स मैंने बनाने होंगे सर। किस तरह? तो कैपिटल का लेजर, मतलब अगर मैं ये फिर से कह देता हूँ कि भाई ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट हेड्स थे तो दो लेजर्स मैंने बनाने होंगे, सही है। तो कैपिटल का मैंने बना दिया लेजर, एक टी अकाउंट बना दिया, सही है। और कैश का भी इसी तरह मैं बना दूंगा। अब आ जाइए जरा देखते हैं कि भाई लेजर में किस तरह हमने लिखना होता है। अभी हम देख रहे हैं कि लेजर में हमें किस तरह लिखना होता है, सही है। तो लेजर में किस तरह लिखना होता है आपको ये बताता चलूं कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और मैंने आपको अकाउंटिंग रूल्स में समझाया था कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, सही है। तो आ जाइए, तो ये क्रेडिट साइड है तो मैं पे कैपिटल को इसी साइड पे लिखूंगा। अच्छा, अगर मैं देखूं तो मैं मेरा कैपिटल बढ़ा है। अगर मैं देखूं मेरा कैपिटल बढ़ा है, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को गौर से देखूं तो मेरा कैपिटल बढ़ा है। कैपिटल क्यों बढ़ा है? क्योंकि ऑनर ने पैसे इन्वेस्ट किए, ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया है। तो फिर मैं यहाँ पे आगे लिखने के लिए कि भाई ऑनर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सही है, कैश इन्वेस्ट किया है। और इस कैश की वजह से मेरा कैपिटल बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 2,70,000 से बढ़ा है, सही है। तो 2,70,000 में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो मेरा ये लेजर कंप्लीट हो गया। सर इतना ही सा लेजर था। समझा रहा हूँ, आराम आराम से, आराम आराम से। इस साइड पे डेट आएगी, इस साइड पे पार्टिकुलर आएंगे, यानी जो अकाउंट हेड आपने किया है, और इस साइड पे अमाउंट आएंगी। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सिमिलरली डेबिट साइड पे भी यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। तो डेट आएगा, पार्टिकुलर आएगा, अमाउंट। सर पार्टिकुलर का मतलब क्या? जो अकाउंट हेड है जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ा है, यहाँ पे हम रीजन लिखते हैं। हमेशा याद रख लीजिए कि ये साइड क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। और चूंकि कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज होता है डेबिट साइड पे, तो कैपिटल की जो नेचर है वो क्या है? वो है क्रेडिट नेचर। कैपिटल की नेचर क्या हुई? क्रेडिट नेचर, क्रेडिट नेचर इसकी है फिर, सही है। तो जब कैपिटल की नेचर क्रेडिट की है, सही है, तो तभी मैंने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया। सर लेकिन आपने तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, आपने तो यहाँ पे कैश लिखा। तो भाई कैपिटल किसकी वजह से बढ़ा था? ऑनर ने जब पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो बिजनेस में कैपिटल आया, कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम हमेशा रीजन लिखते हैं कि भाई किस चीज की वजह से ये डेबिट हुआ, किस चीज की वजह से ये क्रेडिट हुआ। रीजन फॉर क्रेडिट। रीजन क्या है, क्यों क्रेडिट हुआ ये? रीजन ये है कि भाई कैश आया, रीजन ये है कि भाई कैश आया बिजनेस में जिसकी वजह से कैपिटल हमारा बढ़ा। तो तभी 2,70,000 मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको लेजर क्लियर हो गया होगा, है ना? कुछ हद तक तो हो गया होगा कि भाई ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ये सॉरी, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, सही है। डेट यहाँ पे लिखते हैं, पार्टिकुलर्स में लिख देते हैं कि भाई क्यों हुआ है ये अकाउंट है डेबिट या क्रेडिट। फिर यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देते हैं।
अब मैंने आप लोगों को एक रूल समझाया था, स्टार्टिंग के फंडामेंटल्स नहीं समझाया था कि हमेशा डेबिट होगा क्रेडिट के बराबर। तो अगर मैं देखूं तो जो क्रेडिट साइड है, सही है, तो क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल देखूं तो वो सिर्फ 270 है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यानी यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे तो 270 है। तो हमेशा मुझे ये रूल फॉलो करना होगा कि डेबिट इक्वल टू हमेशा क्रेडिट होगा। डेबिट इक्वल टू हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ बैलेंस कैरी डाउन। आप चाहे तो उसको बैलेंस कैरी डाउन कर ले कि भाई, बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है कि जितने अमाउंट से बैलेंस नहीं हो रहा कोई लेजर, उतने अमाउंट यहाँ पे लिख दो। फॉर द टाइम बिंग आप लोग यही समझ जाइए, इसको हम और क्लियर करवाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें लेजर्स के बारे में। हमने एक दुनिया देख ली जर्नल एंट्रीज ट्रांजेक्शन के बारे में, उसी दुनिया को हम आगे लेके आए हैं लेजर्स में। अब लेजर्स के अंदर भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे का गेम आसान हो जाता है काफी। बेसिक्स बनाना ही मुश्किल होता है, बाकी आगे की अकाउंटिंग बन जाती है। तो कैश की वजह से कैपिटल बढ़ा था, तभी इसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब चूंकि क्रेडिट साइड के अंदर 270 मौजूद है, लेकिन डेबिट साइड पे कुछ ही मौजूद नहीं है, और मुझे ये फॉलो करना है ये अकाउंटिंग रूल जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मुझे ये रूल फॉलो करना है। तो ये 270 जो यहाँ पे है, इस 270 को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। और जब मैं फिर इन दोनों का, इन सब का मैं सम करूंगा, सबका मैं टोटल करूंगा, तो यहाँ पे भी 270 आएगा और यहाँ पे भी 270 आएगा मेरा। सही है, यानी इसका भी अगर मैं सम करूंगा तो 270 आएगा, अगर इसका भी मैं सम करूंगा पूरा तो 270 आएगा, क्योंकि एक ही हुई है फिलहाल मैंने डाली ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं देखूं तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए। सर ये बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या है? सर ये बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या है? इसको बेटा आप बैलेंस कैरी डाउन भी कह सकते हैं, आप इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। सर क्या मतलब क्लोजिंग बैलेंस का? सर क्या मतलब क्लोजिंग बैलेंस का? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमने अकाउंटिंग रूल फॉलो करना है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर शो करने हैं, तभी मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी कि भाई जितने से बैलेंस नहीं हो रहा उसको कैरी डाउन बना दो, जितने से बैलेंस नहीं हो रहा उसको कैरी डाउन बना दो। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है अभी, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है अभी। अगर वो लॉजिक मैंने आपको अभी दे दी, आप आगे के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगी। चंद बातें इस तरह होती है कि टीचर ने थोड़ा पॉज करना होता है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देगा फॉर द टाइमिंग, आप ये समझ लीजिए। जैसे ही वो लम्हा आ जाता है कि आप अभी बड़े हो गए, आपको समझ आने लग गई, तो टीचर कहेगा वो कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया था वो गलत दिया था, उसको भूल जाओ, ये है असल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी ये CMC में करने वाला हूँ। आप लोग ये अज्यूम कर लीजिए कि भाई लेजर को बैलेंस करने के लिए, उन दोनों साइड को इक्वल लाने के लिए, सही है, मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। ओके, लेकिन अभी तो मैंने फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन लिखी है यहाँ पे। एक ही ट्रांजेक्शन मतलब एक जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर जो दो लेजर बने हैं, उसमें से सिर्फ मैंने कैपिटल के ऊपर काम किया है। अभी तो कैश भी तो डेबिट हुआ है, तो कैश के लेजर पे आ जाते हैं। तो कैश का लेजर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, कैश का लेजर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, सर ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है? समझाता हूँ, रुक जाइए समझाता हूँ। फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद मैं तमाम चीज़ आपको समझा दूंगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं। सही है? तो कैश हुआ है डेबिट, बिजनेस के अंदर कैश आया है, बिजनेस के अंदर कैश आया है, इंक्रीज इन कैश हुआ है। सही है, इंक्रीज इन कैश हुआ है, सही है। तो इंक्रीज इन कैश क्या होता है? कैश एसेट है ना, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। तो फिर कैश की क्या नेचर हुई? डेबिट। तो जो फिर कैश की जो नेचर हुई वो क्या है? डेबिट। कैश की जो नेचर हुई डेबिट। सर नेचर का क्या मतलब? कि भाई बाय डिफॉल्ट वो अकाउंट हेड कब इंक्रीज होता है, कहाँ पे इंक्रीज होता है? तो कैश तो डेबिट पे इंक्रीज होता है, तो उसकी नेचर क्या हुई? डेबिट हुई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये डेबिट साइड है, सही है, और ये क्रेडिट साइड है। अच्छा, तो कैश बड़ा है किस चीज की वजह से? कैपिटल की वजह से। ऑनर ने कैपिटल लगाया तभी तो कैश आया,
तो यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे। लेकिन सर आपने तो वहाँ पे कैश लिखा था और आप ऊपर भी कैपिटल लिख रहे हैं। तो बेटा हमेशा, अभी चलो एक पॉइंट आ गया, आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे हम हमेशा लिखते हैं रीजन, कि भाई कैश क्यों बढ़ा। कैश कैपिटल की वजह से बढ़ा। कोई पूछे कैपिटल क्यों बढ़ा, ऑनर ने पैसा लगाया, कैश की वजह से कैपिटल बढ़ा। तो दोनों ही मिलते जुलते हैं। सही है। तो टीचर समझाने के लिए क्या करते हैं, टीचर कहते हैं कि जब तुम कैश का लेजर बना रहे हो तो रीजन में कैपिटल लिखना पार्टिकुलर्स में, और जब तुम कैपिटल का लेजर बना रहे हो तो रीजन में कैश लिखना। तो सिमिलरली कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ। सिमिलरली कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अमाउंट क्या थी, 270। सर अब क्या आप यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जी जी लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैंने मना नहीं किया है। अभी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेकिन अभी नहीं लिखूंगा। लेकिन सर आपने कैपिटल में तो लिख दिया, आप यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे। क्योंकि अगर मैं गौर से देखूं जो बाकी ट्रांजैक्शन है, बाकी ट्रांजैक्शन में कहीं भी मैं, बाकी ट्रांजैक्शन पे कहीं पे भी मैंने कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल किया ही नहीं था। कैपिटल की एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी, और तभी एक, जब एक ट्रांजैक्शन हुई थी उसके बाद कैपिटल का अकाउंट हेड जो हमने बनाया नीचे, ये खत्म हो गया, ये बंद हो गया, तभी मैंने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, ताकि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए। लेकिन कैश का अगर मैं देखूं तो कैश मुझे अभी कैपिटल में भी मिला है। आगे देखूं तो मैंने कैश की बहुत सारी ट्रांजेक्शन और भी की है। तो उन तमाम ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लूंगा, उसके बाद मैं क्लोजिंग लिखूंगा, उसके बाद मैं बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा। तो हमें क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, वीडियो लेक्चर के थ्रू भी नहीं हो रहा, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। सही है। मेरा नंबर मेरा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही लिखा होता है, दिखा देते हैं भाई, ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा ही नंबर है। सही, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं कि भाई कैश, कैश इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सही है। ये कैश का लेजर मैंने बनाया, मैंने लिख दिया। ओके सर, हम समझ गए। सर और क्या, अब क्या, अब आ जाते हैं, अभी आपको क्लियर होने लग गया होगा, अभी आपको क्लियर होने लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा तो हो गया होगा ना। अब देखिए, दूसरा ट्रांजेक्शन, इक्विपमेंट, टेबल फॉर इक्विपमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी अकाउंट हेड्स होंगे उन सब के लेजर बनेंगे, जितने भी अकाउंट हेड्स होंगे उन सब के लेजर बनेंगे। तो इक्विपमेंट का भी लेजर बनेगा, टेबल फॉर इक्विपमेंट का भी लेजर बनेगा। तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ही बना दिया था, मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ही बना दिया था। आप देख रहे हैं मैंने टेबल फॉर इक्विपमेंट का भी बनाया है, और मैंने नीचे इक्विपमेंट का भी बनाया है। सही है। तो आप लोग भी ट्रांजेक्शन को देके अगर चाहिए लेजर है तो उस वक्त बना दिया करे। लेकिन क्लोजिंग यानी बैलेंस कैरी डाउन उस वक्त तक ना लिखे जब तक तमाम ट्रांजेक्शन आप लोगों ने ना देख ली हो, जब तक तमाम ट्रांजेक्शन आप लोगों ने ना लिख दी हो। जिस तरह मैंने अभी कैश का छोड़ा हुआ है, मैंने क्लोजिंग नहीं लिखा, मैंने क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा, क्योंकि अभी कैश की बहुत सारे अमाउंट को मैंने अकाउंट फॉर करना है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन को मैंने लेना है। उसको लेने के बाद मैं जाके बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा। अब आ जाते हैं, परचेज थ्री इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹74,000, इक्विपमेंट डेबिट हुआ था और पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ था। सही है। तो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या है, एसेट है। एसेट इंक्रीज हुआ है, जब एसेट इंक्रीज होता है वो होता है डेबिट। तो डेबिट यानी वो उसकी नेचर क्या हुई, डेबिट। तो लेजर में कहाँ पे लिखूंगा उसका स्टार्ट, डेबिट पे लिखूंगा। तो आ जाइए, इक्विपमेंट पे मैं आया। अब मैं ये देख रहा हूँ इक्विपमेंट तो डेबिट हुआ है, लेकिन किस चीज की वजह से, ऑन अकाउंट, मैंने उधार पे खरीदा था, तो उधार के थ्रू मैंने इक्विपमेंट बढ़ाया था, उधार की वजह से मेरे पास इक्विपमेंट आया था, उधार की वजह से मेरे पास इक्विपमेंट आया था। हमने हमेशा यहाँ पे रीजन लिखना होता है, जिस तरह कैश के रीजन है कि भाई कैपिटल की वजह से बढ़ा था कैश। सही है। तो रीजन मैंने लिख दिया, रीजन में कैपिटल था। यहाँ पे हमेशा आपने रीजन लिखना होता है कि कैपिटल की वजह से बढ़ा था। सही है। सिमिलरली इक्विपमेंट के अंदर क्या लिखूंगा, पेबल फॉर इक्विपमेंट, के भाई उधार की वजह से, उधार की वजह से, भाई उधार की वजह से मेरा इक्विपमेंट बढ़ा था। सही है। कितने कितने का लाया था, 74,000 का। तो 74,000 मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं टेबल फॉर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट डेबिट हुआ था ना, देखे ना, देखिए ये रहा, यहाँ पे हूँ, आप कर से देखिए यहाँ पे हूँ। तो इक्विपमेंट तो डेबिट हुआ था। डेबिट किस चीज की वजह से हुआ था, मैं उधार पे लाया था। सही है।
74,000 की अमाउंट थी, सही है। तो जब वो डेबिट हुआ था मैंने डेबिट साइड पे उसको लिख दिया, ये रहा लेजर इक्विपमेंट का, मैंने डेबिट साइड पे उसको लिख दिया। मैंने डेबिट साइड पे जैसे उसको लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखना था पार्टिकुलर में, भाई क्यों डेबिट हुआ, भाई मैं उधार पे सामान लाया था, तो मैंने पेबल फॉर इक्विपमेंट लिख दिया। अब पेबल फॉर इक्विपमेंट तो क्रेडिट हुआ है, पेबल फॉर इक्विपमेंट तो क्रेडिट हुआ है। किस भाई, पेबल फॉर इक्विपमेंट क्यों क्रेडिट हुआ है, आप इक्विपमेंट लाए थे ना, आपने मशीन खरीदा, आपने इक्विपमेंट खरीदा, उधार पे खरीदा था ना, सही है। तो मशीन के लिए तो आपने उधार लिया था, मशीन की वजह से तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी थी, मशीन की वजह से आपकी लाइबिलिटी बढ़ी थी। तो जिस चीज की वजह से बढ़ी थी उसका ही रीजन यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो पेबल फॉर इक्विपमेंट का मैंने लेजर बनाया हुआ ऑलरेडी, सही है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। सर क्या ये क्रेडिट साइड पे जाएगी या डेबिट साइड पे जाएगी, सोचे, टाइम दे रहा हूँ सोचे। टाइम अप। देखिए पेबल फॉर इक्विपमेंट लायबिलिटी है ना, पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ है ना, और लायबिलिटी बढ़ी थी, क्यों बढ़ी थी, क्योंकि आपने इक्विपमेंट खरीदा था, सही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो पेबल फॉर इक्विपमेंट तो लायबिलिटी है, तो इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। तो इसका स्टार्ट कहाँ से लेंगे, क्रेडिट साइड से लेंगे। तो मैं आया क्रेडिट साइड पे, मैंने लिख दिया इक्विपमेंट और 74,000 क्रेडिट। जी सर हमें क्लियर हो गया, ये हमें क्लियर हो गया। सर आप बैलेंस क्लियर डाउन लिखेंगे, अभी नहीं लिखूंगा, जब तक मैं ये जब तक मैं ये जब तक मैं ये तमाम ट्रांजैक्शन डाल ना दूं, जब तक मैं तमाम ट्रांजैक्शन डाल ना दूं तब तक मैं बैलेंस क्लियर डाउन नहीं लिखूंगा। सर आपने कैपिटल का क्यों बना के लिख दिया पे, बेटा सवाल मैंने ही बनाया था, मुझे पता है मेरे सवाल में क्या था, तो मैंने ऑलरेडी ही लिख दिया बैलेंस क्लियर डाउन, क्योंकि कैपिटल का जिक्र और किसी ट्रांजेक्शन में यहाँ पे नहीं आ रहा था, सही है। अगर इक्विपमेंट का जिक्र भी कहीं और नहीं आएगा तो फिर मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके ऐसा हमें क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं देखूँ तो ये दो ट्रांजेक्शन हम कवर कर चुके हैं, इन दोनों ट्रांजेक्शन के हमने लेजर्स बना लिए। अब तीसरा ट्रांजेक्शन, एडवांस रेंट, पेड एडवांस रेंट फॉर 6 मंथ। हमने एडवांस रेंट पे किया था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको उसके बारे में समझाया, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था, सही है। एडवांस रेंट 13,000 का मैंने पे किया था, ओके। इस साइड को अभी आप भूल जाइए, ये मैंने लेक्चर नंबर 3 का समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिखा था, अब ये इस लेक्चर के लिए रेलेवेंट नहीं। तो एडवांस रेंट, आइए आप उसको प्रीपेड रेंट कह दें, आप चाहे तो उसको एडवांस रेंट कह दें या चाहे आप उसको प्रीपेड रेंट कह दें। 13,000 आपने बढ़े हैं, सही है। सर एडवांस रेंट तो न्यू अकाउंट हेड है, यानी इसका भी लेजर बनाना होगा। जी। सर कैश का लेजर तो ऑलरेडी ही बना हुआ है, क्या इसका बनाना होगा, नहीं। जिस चीज का लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं पर उस अकाउंट हेड को उसी लेजर में लेके जाइए, और जिस अकाउंट हेड का आपने लेजर नहीं बनाया उसको फिर से बना लीजिए, ओके। तो सबसे पहले बनाते हैं एडवांस रेंट का लेजर, या आप उसको प्रीपेड रेंट भी कह सकती हैं। तो ये रहा, मैंने रेंट के नाम से एक बनाया था, उसको मैं कह देता हूँ एडवांस रेंट। मैंने लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था एडवांस रेंट इज एन एसेट। सर एसेट क्यों है, क्योंकि आप 1 महीने का किराया 6 महीने का किराया एक साथ पे कर देते हैं और उसका बेनिफिट आप 6 महीनों तक लेंगे, और एसेट जब कंज्यूम होगा तो वो एक्सपेंस बनता है। तो अभी तो एसेट कंज्यूम नहीं हुआ, अभी तक तो आपने बेनिफिट नहीं लिया, तो ये अभी तक क्या है, ये एसेट है। अगर 6 महीने में से 1 महीना गुजर जाए तो 1 महीने की जो अमाउंट होगी वो एक्सपेंस होगा, और जो 5 महीने रह रहे हैं वो एसेट ही कराया जाएगा। अगर आपने फर्दर समझना है तो आप लेक्चर नंबर 3 में के अंदर आके चले जाइए, वहां पे मैंने इसमें डिटेल डिस्कशन की थी। आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, कांटेक्ट कर लीजिए। तो एडवांस रेंट, ये रहा ट्रांजेक्शन, पैसे जाते हैं ट्रांजेक्शन पे। एडवांस रेंट डेबिट हुआ है, एसेट था, और कैश क्रेडिट हुआ है। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। तो एडवांस रेंट क्या हुआ, डेबिट नेचर का, तो उसको मैं डेबिट पे लिखूंगा। किसकी वजह से डेबिट हुआ है, भी मैंने एडवांस में पैसे पे कर दिए,
अब मैं 6 महीनों तक फायदा लूंगा, तो कैश की वजह से हुआ है, कैश लिख दे यहाँ पे। और आप यहाँ पे कैश लिख दे, कितना, 13,000। सही है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। अब कैश क्या हुआ है, कैश हुआ है क्रेडिट, कैश हुआ है क्रेडिट। जब कैश क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड भी लिखो ना। जब कैश जो भी ट्रांजेक्शन, अब कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हुई उसको डेबिट साइड पे लिखो, जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुई उसको क्रेडिट साइड पे लिखो। हम इस तरह ही चल रहे होते हैं, हम अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं पूरा। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यानी कैश डिक्रीज हुआ है, तभी तो वो क्रेडिट हुआ है। तो डिक्रीज साइड तो हमेशा क्रेडिट साइड होती है कैश के लिए, एसेट के लिए। तो उसको मैं पे क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। मेरा कैश क्यों कम हुआ है, क्योंकि मैंने एडवांस रेंट पे किया था। कितना, 13,000। ओके, क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। सोल गुड्स टू कस्टमर ₹37,400 अकाउंट। मैंने उधार पे सामान बेचा है 37,400 का। अकाउंट रिसीबल डेबिट किया, रेवेन्यू क्रेडिट किया। अब चाहे तो सेल्स को आप रेवेन्यू कह दे, या चाहे आप सेल्स को कह दे, या चाहे आप उसको रेवेन्यू सेल्स ही कहे, कोई मसला नहीं है। सही है? तो अगर मैं देखूं तो अकाउंट रिसीबल हुआ है डेबिट, और मैंने दोनों लेजर आप लोगों के लिए बना के रखे थे। अकाउंट रिसीबल का लेजर देखो, ये रहा, ये अकाउंट रिसीबल का लेजर है। ये सेल्स का लेजर है, चाहे इसको रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे। तो अकाउंट रिसीबल हुआ है डेबिट। अकाउंट रिसीबल क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट साइड पे जाएगा ना। तो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने सेल की है। हमने सेल की है तभी तो अकाउंट रिसीबल इंक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू लिख देते हैं डेबिट में, कितने का, 37,400। अब सेल्स पे आ जाते हैं। तो भाई हमने, हमारा जो रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने उधार पे सामान बेचा। हमने उधार पे सामान बेचा। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो। रेवेन्यू 33,400 क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिख दो। किसकी वजह से हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। रीजन लाजमी मेंशन करनी है आपने, आपने रीजन लाजमी मेंशन करनी है। ओके है। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, परेशान होने की बात नहीं है। एक इजी है, ये भी कोई मुश्किल इतना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो हर चीज मुश्किल हो जाएगी भाई, अभी आपने घबराना नहीं है। सर, समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, टी अकाउंट, आप चाहे तो लेजर कहे, चाहे तो आप टी अकाउंट कहे। टी अकाउंट में क्यों कहता हूँ, क्योंकि टी की तरह दिखता है, अल्फाबेट टी की तरह दिखता है। आप देख रहे हैं ना, टी की तरह बना हुआ है। इसकी एक साइड डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है। और हम ट्रांजेक्शन जो हमने बनाई होती है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग कर रहे होते हैं। अगर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है तो उसको मैंने डेबिट साइड पे ही लिखा है। अगर रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। बस रीजन मेंशन करता हूँ कि क्यों क्रेडिट हुआ अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, वहां पे मैंने रीजन मेंशन कर दिया रेवेन्यू की वजह से। सही है। और इसके अलावा कोई रीजन नहीं था। सिंपल एंड शॉर्ट यही है कि भाई, ट्रांजेक्शन जो आपने बनाई है, जो आपने जर्नल बनाया होगा, उसी के हिसाब से आपने सवाल को सॉल्व करना है। सही। तो हम ट्रांजेक्शन नंबर 4 कर चुके हैं। अब गुड्स ट्रांजेक्शन नंबर 5 हम देख रहे हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ₹2,500। इससे हम क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। आपने किसी बंदे को सामान उधार पे बेचा, आपने किसी बंदे को सामान उधार पे बेचा, लेकिन उसी बंदे ने फिर क्या किया, आपने किसी बंदे को सामान उधार पे बेचा। सही है। लेकिन वो जो बंदा सामान लेके गया आपसे, वो वापस भी लेके आ गया कुछ सामान, यार ये तो आपने खराब दिया, आप रख लो वापस, हमें नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं, तो इस ट्रांजेक्शन को मैं ये भी बना सकता हूँ ना, कि भाई मैंने पहले 37,400 का आ, उधार रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी मेरे पास सेल रिटर्न हो गया है। सही है। और एज्यूम करते हैं कि जो गुड रिटर्न था ये वही बंदा है जिसको मैंने उधार सामान भेजा था। तो यहाँ पे मैं अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा ₹2,400 से। तब क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट इस वजह से करूंगा क्योंकि जिस बंदे को मैंने 37,400 का सामान बेचा था, अब उस 37,400 का जो रिसीवल करा है मेरे पास, अब वो इतना रिसीवल नहीं रहा। अब 37,400 में से मेरे पास 2,400 मेरे पास नहीं आएंगे, यानी एसेट कम हुआ है। मैंने कहा था कि मेरे पास 37,400 मुझे रिसीव होंगे, रिसीवल है मेरा, रिसीवल मेरा।
लेकिन उसमें से अभी 2,400 मुझे रिसीव नहीं होंगे। तो यानी एसेट डिक्रीज हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है। जब अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया। जब अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, सेल रिटर्न की वजह से। तो अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में मैं आया, मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पे सेल रिटर्न, और मैंने यहाँ पे रीजन मेंशन कर दी कि भाई सेल रिटर्न की वजह से मेरा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ है, 2,400 से। सही। आप देखिए, सेल रिटर्न, हमने तो सेल का अकाउंट हेड बनाया है, लेकिन सेल रिटर्न तो दूसरा नाम है। मतलब जो सेल जो था, हमने हमने अभी जो रेवेन्यू देखा था, जो रेवेन्यू का अकाउंट हेड देखा था, तो रेवेन्यू का लेजर तो हमने बना दिया ये रहा, लेकिन हमने सेल रिटर्न का लेजर तो नहीं बनाया ना। तो सेल रिटर्न का हम लेजर बना देते हैं। सही। और जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस, ये इसका पूरा नाम होता है। सही। तो अगर मैं देखूं तो सेल रिटर्न क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो लिख देते हैं भाई, डेबिट साइड ये रही, अकाउंट रिसीवेबल 2,400। सही, क्लियर है। इसी तरह बस हमने करते जाना, और इसी तरह हमारी तमाम ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड की थी डेबिट क्रेडिट के अंदर, जर्नल के फॉर्म के अंदर, वो पे हम लेजर में कन्वर्ट कर देंगे। वो पे हम लेजर में कन्वर्ट कर देंगे। सही है। और लेजर में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर हमारा काम इसके बाद होगा ट्रायल बैलेंस का। लेकिन मेन चीज़ लेजर ही है। अगर आपको लेजर क्लियर नहीं हुई तो हम आगे नहीं जा सकते। अभी मैं आपको जिन फेजेस से गुजारता हुआ जा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। पहले मैंने आप लोगों को जर्नल समझाया। सही है। जनरल के बाद हमेशा बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही। तो ये तमाम अकाउंटिंग साइकिल कहलाया जाता है। इस तमाम को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, जिसको हम और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगली ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग। सर ड्राइंग का तो हमने कोई लेजर नहीं बनाया है, तो न्यू अकाउंट हेड है। जब न्यू अकाउंट हेड है, लेजर बनाओ। तमाम अकाउंट हेड्स का लेजर बनना जरूरी है, तो इसका लेजर मैंने नहीं बनाया। तो आ जाए बना लेते हैं इसका लेजर। ड्राइंग का मैंने लेजर बनाना है। सही है। तो ड्राइंग का लेजर मैं इस जगह पे बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ओके। पहले एक यूं लाइन खींच दूंगा मैं, फिर यूं खींच दूंगा मैं। टी अकाउंट बन गया। एक यूं मैंने लाइन खींची, एक यूं मैंने लाइन खींची, और ड्राइंग में लिख दूंगा। ओके। तो ड्राइंग मैंने लिख दी। अब अगर मैं देखूं तो ड्राइंग जो है, जो मेरा ड्राइंग है, ड्राइंग हुआ है डेबिट, कैश हुआ है क्रेडिट। ड्राइंग क्या हुआ है, डेबिट। डेबिट को डेबिट साइड पे लिखो, तो ड्राइंग का डेबिट साइड ये रहा। सही है। और तमाम चीजें सेम रहेगी यहाँ के लिए। तो डेट यहाँ पे आ जाएगा, पार्टिकुलर्स का कॉलम हम बना देंगे। देखो ड्राइंग का मैंने लेजर बना दिया, और मैंने तमाम ये कॉलम वगैरह लिख दिए, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो ड्राइंग तो हुआ है डेबिट, उसको डेबिट साइड पे लिख दो। क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि मालिक ने पैसा निकाला है, मालिक ने कैश निकाला है। कितना, 9,800। 9,800 का कैश निकाला है, 9,800 मैंने कर्सर को देखे। तो ड्राइंग डेबिट हुआ है किस चीज की वजह से, कैश की वजह से, 9,800। यानी कैश कम हो गया। कैश जब क्रेडिट होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड के में आया, मैं कैश के क्रेडिट साइड पाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग 9,800। ओके। अब पेड टू सप्लायर, हमने ऊपर सप्लायर से इक्विपमेंट खरीदा था 74,000 का। उस 74,000 में से मैंने अपने सप्लायर को 13,700 रुपये दे दिए। उस 74,000 में से मैंने अपने सप्लायर को 13,700 रुपये दे दिए। सही। 74,000 में से मैंने 13,700 दे दिया। जो मेरा लाइबिलिटी करा था, जो मेरा पेबल प्रिपेमेंट करा था लाइबिलिटी, और वो कम हो गया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट होता है। तो पेबल प्रिपेमेंट तो डेबिट ही किया है मैंने, उसको पे मैं लेजर का डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करूंगा। तो पेबल प्रिपेमेंट का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो 13,700 में उसके लेजर में लेके जाता हूँ। ये रहा, मैंने कैश के थ्रू
13,700 पे किए, जिससे मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। ओके है। और कैश, क्योंकि मैंने लाइबिलिटी कम की है तो मैंने कैश में पे किया है, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी खत्म की है, तो कैश भी कम हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाऊंगा कैश के लेजर में। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेबल फॉर इक्विपमेंट 13,700। ओके। अब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 8 देख रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, मुझे 15,800 रुपये कस्टमर से मिले, यानी जिस कस्टमर को मैंने 37,400 का सामान बेचा था, उसने बाद में 2,400 मुझे से रिटर्न कर दिया, और उसके बाद उसने मुझे 15,800 के रुपए दे दिए। सही है। तो कैश मेरे पास आया है, कैश मुझे रिसीव हुआ है, तो कैश तो डेबिट हुआ है। कैश क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि जो चीज़ मुझे रिसीव करनी थी अकाउंट रिसीबल, वो मुझे पैसे मिल गए थोड़े से, तो अकाउंट रिसीबल कम हो गया। और जो पैसे मुझे रिसीव करने थे, जब मुझे वो मिल गए, तो अकाउंट रिसीबल कम हो गया। तो अकाउंट रिसीबल जब कम हो गया, तो उसके लहजे में मैं लिख दूंगा कि भाई मुझे कैश रिसीव हुआ है। सही है। क्रेडिट साइड पे कितना? 15,800। और कैश में, कैश के डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा अकाउंट रिसीवेबल 15,800। सर हमें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप ट्रांजेक्शन देके जो डेबिट हुआ है उसको डेबिट साइड पे लिख दे लेजर के, जो क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड पे लिख दे लेजर के। सही है? इतना तो कर सकते हैं ना आप। मेरा काम तो आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ताकि आप लोगों को लॉजिकली क्लियर हो। अगर मुश्किल हो रही है क्लियर करने में, तो आप कांटेक्ट कर ले, लेकिन इंशाल्लाह इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक सवाल सॉल्व करेंगे, दो करेंगे, कुछ मैं होमवर्क दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ट्राई बैलेंस मुश्किल है? ट्राई बैलेंस नहीं, ट्राई बैलेंस आसान है, लेजर मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए। तो हम अगर देखें, तो मैंने आप लोगों के सामने ट्रांजेक्शन नंबर 8 का वो बना दिया, लेजर। आप आपने बैंक से लोन लिया है। सही है। तो आप चाहे यहाँ पे बैंक डेबिट करे, क्योंकि बैंक हुआ है ना डेबिट। अब बैंक का तो मैंने लेजर नहीं बनाया, मैंने तो कैश का लेजर बनाया, तो मुझे बैंक का भी लेजर बनाना चाहिए। तो बैंक का लेजर बना देता हूँ, क्योंकि जो भी न्यू अकाउंट हेड होगा, हर न्यू अकाउंट हेड का एक नया लेजर बनेगा। तो मैं इस जगह पे बैंक का बना देता हूँ। डेट, क्योंकि अभी जगह कम हो रही है, अगर मैं वहां पे लिखता जाऊंगा तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो एज्यूम करते हैं कि भाई ये कैश में ही मुझे रिसीव है, बैंक ने मुझे कैश में ही लोन दिया है। सही है। सर बैंक क्यों नहीं लिख रहे? जगह कम हो रही है, आप चाहे तो आपके पास कॉपी होगा पूरा, वहां पे लिख दे, लेकिन चूंकि मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइप करने लग जाऊंगा तो आप लोगों की स्क्रीन मूव होगी। जब स्क्रीन मूव होगी तो आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैश का लेजर सामने है और ट्रांजेक्शन भी ये सामने है। तो तभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे बैंक ने लोन दिया है। सही है। 19,000 का मुझे बैंक से लोन मिला है, 19,000 का। सही है। तो उसको मैं लिख देता हूँ कैश के अंदर कि भाई मुझे बैंक से पैसे मिले हैं, लोन। वो लोन पेएबल है, मुझे पैसे देने हैं। तो कैश मेरा बढ़ गया लोन की वजह से, लोन की वजह से पैसा आया है। अब लोन पेएबल, ये न्यू अकाउंट है, इसका लेजर पे बनाना जरूरी है, तो बनाऊंगा मैं। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ यूं इतनी सी जगह पे मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, और ये बन जाएगा। सही। तो डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सही। ये मैंने बना दिया। अब लोन टेबल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई, जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया हुआ है ना, तो क्रेडिट को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। लोन पेबल क्यों बढ़ा है? मुझे लोन पेबल क्यों मिला है? क्यों लायबिलिटी मुझे मिली है? क्योंकि मैंने बैंक से पैसे लिए हैं, मैंने बैंक से उधार लिया हुआ है।
तो बैंक लिख दो क्रेडिट साइड पे आप। कितना? 19,000। क्लियर? तो ये ट्रांजेक्शन भी हो गया मेरा। सर आपने तमाम ट्रांजेक्शन बना ली, लेकिन आपने हर ट्रांजेक्शन में क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा। लिखूंगा, अभी लिखूंगा, क्योंकि मैं सारी ट्रांजेक्शन कभी देख चुका हूँ ना। और ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन को जैसे ही मैं कर लूंगा, तो मैं फिर देखूंगा कि भी कहाँ पे कितना बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अनपेड वेजेस, आपने पैसे नहीं दिए, आपने वेजेस नहीं दिए, लेकिन ये एक्सपेंस है। मैंने इलेक्शन में समझाया था कि वेजेस एक्सपेंस है, और जब आपने दिए नहीं तो वेजेस पेबल आपको देने होंगे। तो उसका भी लेजर छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ मैं। वेजेस एक्सपेंस है, जब वेजेस एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। तो अगर मैं लिखूंगा वेजेस पेबल, तो पूछा जाएगा कि भाई वेजेस एक्सपेंस क्यों बढ़ा? वेजेस पेबल, हमने अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे देने हैं ना। तो 7,200 डेबिट कर दूंगा, क्योंकि जब वेजेस एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो वो डेबिट साइड पे ही आएगा। ओके। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे फिर वेजेस पेबल का ही बनाऊंगा अभी। अब वेजेस पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई क्यों? क्योंकि मैंने वेजेस के एक्सपेंस पे नहीं किया अभी तक। कितने थे? 7,200। अब हमारे तमाम, हमने भी तमाम जनरल जो हमने ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड की थी, डेबिट क्रेडिट जो हमने मारा हुआ था, सही है, जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ था, उन तमाम को हमने लेजर्स बना दिए। हम तमाम ट्रांजेक्शन देख चुके हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 10 तक सब कुछ देख चुके हैं। अभी हम अपने लेजर्स को समराइज करेंगे, और मतलब अभी हमने ट्रांजेक्शन को भी हम क्लोज करेंगे। हर एक का क्लोजिंग बैलेंस हम बनाएंगे, बैलेंस फिगर पुटिंग करेंगे। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि अभी मैं आपको कुछ दूंगा, फिर बाद में वही कॉन्सेप्ट मैं आपके टीक करवाऊंगा। सही है। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ये अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है, सही है। तो अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट साइड पे कितना है? 37,400। क्रेडिट साइड पे कितना है? 2,400, 15,800। सही है। अगर मैं 37,400 में से 2,400, 15,800 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? माइनस करूंगा इसको और इसको करूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा 19,200। यानी अगर मैं देखूं तो डेबिट साइड मेरी, जो मेरी जो डेबिट साइड है, ये 19,200 से ज्यादा है। तो मेरी जो डेबिट साइड है ये 19,200 साइड से 19,200 रुपए से ज्यादा है। तो जितने से ज्यादा होगी उतने का हम बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। सही। बैलेंस कैरी डाउन मैं इनका लिख दूंगा यहाँ। ओके है। अब अगर मैं देखूं, सम लूं क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, तो दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं। सही है। क्रेडिट साइड को मैंने बराबर कर दिया और डेबिट साइड के बराबर किस तरह? बैलेंस कैरी डाउन लिख के। अब टेबल फॉर इक्विपमेंट पे आते हैं। सही है। टेबल फॉर इक्विपमेंट का मैं अगर देखूं, तो 74,000 मैंने खरीदा था इक्विपमेंट उधार पे, जिसमें जिसमें से अभी मुझे 13,700 रुपये मिल चुके हैं। सही है। तो अगर मैं डिफरेंस लूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 74,000 और 13,700 का डिफरेंस 60,300 आ रहा है, यानी इतना फर्क है। अगर मैं कहूँ तो 74,000 13,700 से 60,300 गुना ज्यादा है। सही है। तो मुझे बैलेंस करना है, मुझे डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैलेंस कैरी डाउन। अब अगर मैं देखूँ तो सम लूंगा, तो ये 74,000 बन चुका होगा, वहां पर भी 74,000 है। तो ये भी मेरा दोनों डेबिट डेबिट और क्रेडिट से दोनों बराबर हो गए। ओके है। सिमिलरली एडवांस रेंट, कैश डेबिट हुआ है और क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस कैरी डाउन लिख दूंगा मैं। 13,000। ओके। तो ये भी मेरा हो गया इस तरह। यहाँ पे भी 13,000 आया मेरे पास, यहाँ पे भी 13,000 आ गया। और डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर। सिमिलरली सेल्स और रेवेन्यू के अंदर भी मैं यही काम करूंगा। बैलेंस कैरी डाउन।
डेबिट साइड खाली है, क्रेडिट साइड में मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। जितने का फर्क होगा उस फर्क को मैंने लिखना है बैलेंस कराने के लिए, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करवाने के लिए। सही है। अब इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे तो जब तक मैं आपको फर्दर डिस्टिंग्विश नहीं करा देता चंद अकाउंट हेड्स के अंदर, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट डाउन कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। तो वो आगे की बात है, तो आपको अभी मैं अभी क्लियर भी नहीं करा सकता, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और क्योंकि अभी इतना मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ के हैवी हो गए होंगे, आप लोग अगर मैं और बातें बता दूंगा तो आप लोग को डर जाएंगे। और मेरा तो लेक्चर रिकॉर्डेड 1 घंटे का ही होता है, और 1 घंटे का अगर मैं समझता हूँ मेरा 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर 2.5 घंटे के बराबर होता है लाइव क्लास के। सही है। तो आप लोग को हैवी पड़ेगा फिर। खैर, हम ये कर चुके हैं, दोनों साइड बराबर हो गई। सिमिलरली कैश पे आ जाता हूँ। अगर मैं देखूं तो अगर मैं इन सबका सम करूं, मैंने इन सबका टोटल किया है, मेरे पास आया 304,800। अगर मैं इसका सम करूं इन सबका, तो मेरे पास आया 36500। यानी 304,800 और 36500। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, भाई 268,300 मुझे यहाँ पे लिखना होगा ताकि मेरा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर आ जाए। सही। अब यही एक्टिविटी मैं सब में करने वाला हूँ, कोई चेंज नहीं। अब आप देखते जाइए किस तरह करते हैं। क्योंकि लेजर ज्यादा है, अब मैंने आप लोगों को समझा तो दिया है, लेकिन टाइम लग जाएगा। अगर मैं हर एक का यूं आपको कराता जाऊंगा तो टाइम पे वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का भी। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, मेरा मेन काम ये है कि डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करा दूं, यानी जहाँ पे जितना कम हो उतना वहाँ पे ऐड करा दूं, जहाँ पे जितना कम हो उतना वहाँ पे ऐड करा दूं, ताकि लेजर बैलेंस हो जाए, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए मेरा। सही। आप लोगों को मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा अच्छा खासा कि भाई हमें हमारे सर ने क्या समझाया। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, शीट पे वापस आ जाते हैं। अभी आप लोगों को मैं रीड करवाता हूँ। डेबिट बैलेंस, when the debit side amount exceed the credit side amount, then the excess is said to be debit balance। हम अभी ये लेजर ही पढ़ रहे हैं, सही थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आप लोग वो बता के आप लोग क्लियर हो जाए। when the डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। when the debit side amount exceed the credit side amount, then the excess is said to be debit balance। आ जाइए, क्या मतलब? देखे, ये अकाउंट रिसीवेबल है ना, अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पे कितना आ रहा था? 37,400 टोटल था। सही है। और ये क्रेडिट साइड है, वहां पे कितना आ रहा था? आ, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, इसको इसको, तो मेरे पास कितना आ रहा था? मेरे पास आ रहा था 18,200। और 18,200 को जब मैं यहाँ से माइनस करवा दूं तो मैं देखूं तो 19,200 से फर्क था। सही है। तो इसी 19,200 को मैंने एज ए बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, यानी जो बैलेंस कैरी डाउन आया है क्रेडिट साइड पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि डेबिट साइड 19,200 से ज्यादा है। तो जो बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे है, ये डेबिट बैलेंस कहलाया जाएगा। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम हो, जब आपकी डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा हो और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम हो, तो जितने का फर्क होता है ना, अगर वो फर्क ये इंडिकेट करे कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो उस फर्क को हम वैसे ही बैलेंस कैरी डाउन ही लिखते हैं, लेकिन उसका जो नाम होता है डेबिट बैलेंस। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली इस लेजर को देखिए, 74,000 क्रेडिट साइड पे था आ रहा था और कैश दे रहा था 700 आ रहा था। इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया तो 60,300 आया। 60,300 मुझे ये शो कर रहा है कि क्रेडिट साइड की अमाउंट 60,300 से ज्यादा है। सही है, तभी मैंने यहाँ पे पेरेंट्स क्रेडिट डाउन लिख दिया ताकि मैं क्रेडिट और डेबिट बराबर कर दूं। तो जो 60,300 है, इसको मैं कहूंगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड की वजह से ज्यादा है, और यहाँ पे जो अमाउंट थी 19,200 वो डेबिट साइड की वजह से ज्यादा है। सही। यहाँ पे इसी बात का जिक्र किया जा रहा है।
when the debit side amount exceed the credit side amount, when the debit side amount exceed the credit side amount, then the excess is said to be debit balance. When the credit side amount exceed the debit side amount, then the excess is said to be a क्रेडिट बैलेंस। यानी जब क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट कम होगा तो डिफरेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस, जब डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो जो डिफरेंस होगा वो डेबिट बैलेंस। सही। द एक्सेस अमाउंट इज रिटर्न टू मेक द टू साइड्स इक्वल। जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको मैं बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देता हूँ ताकि दोनों साइड का जो टोटल आए इन द एंड वो बराबर हो। 74,000 यहाँ पे भी आए, 74,000 यहाँ पे भी आए, 37,400 यहाँ पे भी आए, 37,400 यहाँ पे भी आए। क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब ये जो सवाल है क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस का, अब मेरे ख्याल से हम इसको लेक्चर 5 के अंदर ही डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों के साथ ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर पाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का पार्ट बन जाएगा। सही। और बहुत सारी चीज़ें लेक्चर के अंदर ऐसी है जो कि मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को समझा दी है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा मैं उन कॉन्सेप्ट को खुद ही फिर आप लोगों के इंप्रूव कराऊंगा, पुराने कॉन्सेप्ट में आप लोगों के तोड़ दूंगा। सही। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा। सही। और डेमो क्लासेस में वैसे ही ऑफर करता हूँ, फर्स्ट 2 क्लासेस एज अ डेमो। बाकी आप लोगों का अपना डिसीजन होता है, आप लोग ले या ना लें। ओके। तो अल्लाह हाफिज।